उस समय की एक बहुत फेमस कहावत थी, द सन फॉर द क्वीन नेवर सेट्स। कहते थे कि ब्रिटेन की रानी का जो सूरज है वो कभी डूबता नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज भारत आए थे और लेकिन उससे पहले क्या जर्नी थी, कैसे उन्होंने व्यापार के बहाने हम लोगों पे 150 साल राज किया और किस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे अपना जो चाल था और जो उनकी हिडन आकांक्षाएं थी, जो उन्होंने जो ब्रिटिश एरा था, ब्रिटिश एरा शुरू कैसे हुआ, आज हम लोग वो जानेंगे। आज हमारे साथ हमारे महाबली रजत भी हैं, मिस्टर परफेक्शनिस्ट। तो इस स्टोरी की शुरुआत देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में स्टैब्लिश हुई थी, पहली कंपनी थी 1611 में स्टैब्लिश हुई थी। ब्रिटिशर्स के इंडिया में आना 1608 के आसपास शुरू हुआ था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आना शुरू हुई थी। ठीक है, लेकिन जो कहानी है इसकी वो शुरू होती है 1453 में। तो भैया 1611 में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, तो फिर आप उससे भी पहले वाले टाइम में क्यों जा रहे हो? ठीक है, देखो कहानी शुरू होती है कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज का इस्तांबुल है। ठीक है, उसको उस टाइम पे कहा जाता था द सेंटर ऑफ ऑल ट्रेड। जैसे नागपुर में डायमंड क्रॉसिंग है कि अगर आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जाना है, आप नागपुर से होकर निकलेंगे, आसपास से निकलेंगे। तो जो आज का इस्तांबुल है वो उस टाइम पे वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर होता था। आप कहीं पे भी जा रहे हो, आपको वेस्टर्न कंट्रीज जब जाना है या आपको इधर आना है, तो वो ही ट्रेड रूट था एक जो वर्ल्ड को कनेक्ट करता था। तो ऑटोमन एम्पायर ने क्या किया, उस पर अटैक किया 1453 में और कब्जा कर लिया। अब जब कब्जा किया तो ट्रेड के रूट्स बंद हो गए। जब ट्रेड के रूट्स बंद हुए, अब सामान आना जाना बंद हो चुका था। ठीक है, उससे पहले इंडिया में राजा हुआ करते थे जो अपने मतलब डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी थी इंडिया में, अलग अलग राजा थे। तो कहीं से सिल्क जा रहा है, कहीं से गोल्ड हो रहा है, तो व्यापार पूरी दुनिया में होता था उस टाइम पे। ठीक है, जब कॉन्स्टेंटिनोपल पे अटैक हुआ, उसके बाद ट्रेड रूट बंद हो गए। तो जितने भी लर्नड लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो यूरोपियन कंट्रीज माइग्रेट होना शुरू हुए, और जितने भी हार्ड वर्किंग लोग थे वो एशियन कंट्रीज माइग्रेट होना शुरू हुए। अब जब ये हुआ, तो जब इंडिया के बाहर पोर्तुगल में या यूरोपियन कंट्रीज में हमारे मसाले, स्पाइसेस, सिल्क और बाकी चीज़ें ट्रेड हुआ करती थी। लोगों को उसकी हैबिट थी और लोगों को वो चाहिए था। तो वहाँ के राजा ने क्या किया, एक सेलर को बुलाया और उनको कुछ पैसे दिए और दिया 10 जहाज़ों का फ्लीट, टीम ऑफ 10 शिप्स। ठीक है, उनको बोला कि आप इंडिया का सी रूट खोजो। तो वास्को डिगामा ने इस तरीके से इंडिया का सी रूट खोजा। उनको 10 महीने लगे सी रूट खोजने में, बीच में भटक भी गए थे वो। ठीक है, वास्को डिगामा की जब स्पेसिफिकली बात करेंगे तब अपन इस पर अलग से बात करेंगे। तो टेक्निकली वास्को डिगामा जो थे वो 1498 में इंडिया में थे। ठीक है, अराउंड 100 साल पहले ब्रिटिश थे जो इंडिया में आए। ब्रिटिश नहीं थे, वो पोर्तुगीज थे। सॉरी, वो ही वाज अ पोर्तुगीज सेलर, जिनको पोर्तुगीज राजा ने पैसा दिया था कि आप सी रूट ढूंढो, और 10 अलग अलग जहाज थे उनके साथ। इसके 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई। तो हुआ क्या, जब कॉन्स्टेंटिनोपल पे अटैक हुआ, आपका ट्रेड रूट बंद हो गया। ठीक है, अब अगर आप जमीन के रास्ते जा रहे हो तो आप आर्मी मार्च नहीं करा सकते इतनी बड़ी उस समय, क्योंकि कई सारे देश बढ़ते थे। तो अगर आपको इंडिया में भी 1000 आर्मी अपने बंदे लेके आने हैं, तो बीच के जो 50 देश आ रहे हैं उनको लगेगा आप उन पे अटैक कर रहे हो। हाँ, एग्जैक्टली। तो इतनी बड़ी फ्लीट आप बाय रोड नहीं ले जा सकते थे। लेकिन जब सी रूट खुला, तब तो पोर्तुगल से या यूरोप से आप डायरेक्ट इंडिया आ सकते थे। ठीक है, अब जब ट्रेड बढ़ा इंडिया से, सी रूट के थ्रू ट्रेड होने लगा, एक ओपन वे मिल गया। तो वहां से धीरे धीरे ब्रिटिशर्स इंडिया आना शुरू किया। उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया, पैसा आना शुरू हुआ देश में, अपॉर्चुनिटीज बढ़ी। उस टाइम पे जो छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती थी, ये लोग क्या करते थे, अगर जैसे मान लो इनको जूनागढ़ या भोपाल में कोई बिजनेस करना है, तो जूनागढ़ के जो राजा थे उनको महंगे महंगे गिफ्ट ला के देते थे, सो दैट ये वहाँ पे ट्रेड कर सके। फिर इन्होंने ट्रेड करते करते अपने वेयर हाउसेस खोले कि हम जो सामान है वो यहाँ रखेंगे और यहाँ से लेके जाएंगे। उस वेयर हाउस की प्रोटेक्शन के लिए धीरे धीरे, ठीक है, वो अपने सिपाही लाने लग गए। अब मेरे को अगर 40 वेयर हाउस मैंने 40 अलग अलग लोकेशन पे खोले हैं, 40 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, तो मेरे तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से 1000 आदमी भी अगर मैं पकड़ लूँ तो 40,000 आदमी हो गए एक तरीके से। ठीक है, इंडिया वॉज नेवर ए यूनाइटेड इंडिया। इस पूरे लैंड को हम इंडिया भारत बोला करते थे, पर ये जो भारत था वो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें हुई
इस तरीके से ब्रिटिशर्स इंडिया में आना शुरू हुए। फिर जो रॉ मटेरियल था उसको प्रोसेस मटेरियल करने के लिए उन्होंने एक कंपनी खोली जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवारें इतनी बड़ी होती थी कि उसके अंदर क्या हो रहा है आपको नहीं पता। तो कुछ लेबर्स के नाम पे, कुछ सिपाही के नाम पे, ठीक है, कुछ ट्रेडर्स के नाम पे लोग आने लग गए और धीरे धीरे अंदर ही अंदर इनकी आर्मी बिल्ड होने लग गई। फिर क्या हुआ कि इन्होंने पहले एक किंगडम पे अटैक किया, फिर दूसरे किंगडम पे अटैक किया। कहीं पे इन्होंने डील करी कि आप राजा रहिए, ठीक है, रूल हम करेंगे, मतलब राजाओं को अपने अंडर ले लिया। तो इन्होंने ट्रीटी साइन करवाई। ब्रिटिशर्स का जो एक रूल था, वन क्वीन वन किंगडम। इंडिया में 568 प्रिंसली स्टेट्स थे, जो छोटे छोटे राज्य थे वो 568 थे। तो इन्होंने, जैसे मैं और तुम दोस्त हो, हम दोनों अधीन हो चुके हैं ब्रिटिशर्स के, हमें वॉर नहीं चाहिए, हमें पता है हम हार जाएंगे, तो हमने ट्रीटी साइन कर ली कि आई विल बी द किंग, रूलर क्वीन रहेगी। ये मान नहीं रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स ने हम दोनों की आर्मी प्लस अपनी आर्मी यूज करी इनको हराने। उनका टेक्निक ये था कि फूट डालो और डिवाइड एंड रूल। तो ऐसे करते करते जब उन्होंने 568 आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कब्जा किया, उनको पकड़ा, ठीक है, किसी को हरा के, किसी से ट्रीटी साइन करके, जब ये चीज हो गई, ठीक है, तो उन्होंने हर जगह एक रूल ला दिया, वन क्वीन वन किंगडम। अब पूरा देश एक सेम प्लेटफॉर्म के अंदर आ गया, which is called the यूनियन ऑफ द क्वीन। ठीक है, अगर ब्रिटिशर्स नहीं होते, ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छा वैसे तो किया नहीं, क्योंकि वो इंडिया में रह रहे थे, वो इंडिया में ट्रेड कर रहे थे, तो उन्होंने अपने कंफर्ट के लिए उन्होंने रेलवेज खोला, उन्होंने ये सारी चीजें अपने कंफर्ट के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि यहाँ से वो ना के बराबर की अमाउंट में चीजें लेके जाते थे, वहां बेचते थे, तो गवर्नमेंट तो अमीर हो रही थी उनकी। ठीक है, बस एक चीज अच्छी हुई ब्रिटिश एरा में कि जो इंडिया के 568 छोटी छोटी टेरिटरीज थी, ये फैक्ट लोगों को नहीं पता। व्हेन वी टॉक अबाउट 15 अगस्त 1947, मैं आपसे भी पूछता हूँ, आपके हिसाब से उस दिन कितने देश आजाद हो रहे थे? नो आइडिया एक्चुअली। स्टिल इंडिया आजाद, क्योंकि 14 अगस्त को तो शायद पाकिस्तान का तो टेक्निकली दो बोल सकते हो आप, टेक्निकली दो बोल सकते हैं आप, शायद 14 568। ओके। रीजन ये था कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के जा रहे थे, तो उन्होंने एक लॉ पास किया कि उससे पहले तो इट वाज वन क्वीन वन किंगडम। ठीक है, एक रानी एक किंगडम। मराठा एम्पायर अलग था, बुंदेलखंड अलग था, दिल्ली एम्पायर अलग था। अब उन्होंने बोला कि जब हम जा रहे हैं तो हम इंडिया को सेम उसी हाल में छोड़ के जाएंगे जिस हाल में हमने इंडिया को कैप्चर किया था। मतलब 568 different constituencies in India were getting free at the same time। अब वो मेरे ऊपर था कि मुझे इंडिया के अंडर आना है, मुझे पाकिस्तान के अंडर जाना है, या मुझे इंडिपेंडेंट रहना है। सबसे आखिरी में इस ट्रीटी में जिसने साइन किया था वो था जम्मू एंड कश्मीर, और उसका डिस्प्यूट आज तक चल रहा है। तो ये शुरुआत और अंत मैंने आपको बता दी है, हम बीच की कहानियां बीच बीच में कवर करेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटिनोपल पे अगर वो ऑटोमन एम्पायर का अटैक नहीं होता तो ट्रेड रूट बाय रोड बंद नहीं होता वो बंद नहीं होता तो सी रूट शायद उस तरीके से नहीं खोजा जाता, और वास्को डी गामा अगर सी रूट नहीं खोजते तो शायद ब्रिटिशर्स शुरू ही नहीं होता। एंड उस समय की एक कहावत थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स एरा ने सिर्फ इंडिया को नहीं आधी दुनिया पे कब्जा करके रखा था। उस समय की एक बहुत फेमस कहावत थी, द सन फॉर द क्वीन नेवर सेट्स। कहते थे कि ब्रिटेन की रानी का जो सूरज है वो कभी डूबता नहीं है। तो ऐसे शुरुआत हुई थी ऑटोमन एम्पायर। 1453 कॉन्स्टेंटिनोपल, 1498 वास्को डिगामा एंटर्ड इंडिया, और 1611 उसके बाद जब पहली ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई। मतलब देखा जाए तो ये सारी चीजें लिंक्ड है। हिस्ट्री हमेशा लिंक्ड होती है। हिस्ट्री में आज एक घटना हो रही है, उसका असर शायद 100 साल बाद दिखेगा, लेकिन उस घटना का असर दिखेगा आपको। और अब जिस तरीके से प्लानिंग होती है ना सचिन, 1000 साल पुरानी प्लानिंग अभी तक एग्जीक्यूट होते रहती है, और उसका जो तुमको जो उसका फल दिखेगा, उस प्लान का नतीजा दिखेगा, मे बी वो तुमको 200 साल 300 साल बाद, और शायद वो बहुत बड़े पैमाने पे प्लानिंग्स होती। इवन बहुत सारे देश हैं वो अपने 500 साल बाद कैसे दिखेगा और 100 साल बाद कैसे दिखेगा,
उस चीजों को प्लान करता है। तो ये वही है कि दूर का नजरिया, बहुत दूर का। आज एक छोटी सी प्लानिंग है, कल चल के पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। और अभी जिस तरीके से बड़े वो जो मिलीनियर्स हैं या जो बड़े बड़े देश हैं, वो है ना 7 पुश्तों का प्लान करके रखता है। तो वही है कि प्लानिंग्स इस तरीके से होती हैं। तो दोस्तों ये थी हिस्ट्री ब्रिटिश एरा के बारे में। जी। द रीज़न ब्रिटिश एरा इंडिया में एक्सपांड कर पाया उसका एक ही रीज़न था, हम लोग यूनाइटेड नहीं थे, हम लोग डिवाइडेड थे। हमारे रिवॉल्ट्स जो हुए वो छोटे छोटे रिवॉल्ट्स हुए, छोटी छोटी जगह, और हम लोग 1947 तक ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे। और लोगों का मकसद समझने में भी हमने कहीं देरी कर दी। उससे ज़्यादा हमारे में एकता नहीं थी। मकसद तो हमें बहुत जल्दी पता लग गया था, लेकिन जब हमें एकता ही नहीं रहेगी, ठीक है, वो एक किसान की स्टोरी सुनिए, उसके 4 बेटे होते हैं, आपस में बहुत लड़ते हैं। किसान सबसे लकड़ी मंगवाता है, लकड़ी तोड़वाता है, फिर जब लकड़ी मोटी हो जाती है तोड़ तोड़ के फिर तोड़ने के लिए बोलता है, टूटती नहीं है। तो वही है, अगर हम एकजुट होके रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो ऐसे अंग्रेजों जैसी कई पावर्स जो आज भी इंडिया को इन्वेड करने की कोशिश कर रही है, चाहे आप उसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बोल दीजिए, डिजिटल वॉरफेयर बोल दीजिए, या कुछ भी बोल दीजिए, अगर ये पावर्स बाहर की आज भी हमारे देश को तोड़ती रही, तो आज भी हम शायद मजहब, देश, जात, ठीक है, नेता, पार्टी के नाम पे लड़ते रहेंगे। अगर हम लोग एकजुट होकर एक हिंदुस्तानी की तरह रहें, तो ये लड़ाइयाँ खत्म हो जाए, भारत शायद फिर एक सोने की चिड़िया बन सकती है। तो इसी के साथ हमारे जो चर्चा है यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम, मुझे